पार्ट 3 की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां हम छोटी ओयंग को देखते हैं जो सेक्रेटरी वैंग से कहती है, आंट पता नहीं मेरी आंखों को क्या हो गया। आज सुबह जब मैंने अपनी आंख खोली तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सब याद करते हुए सेक्रेटरी वैंग कहती हैं, जिस दिन ओयंग ने मुझे सेक्रेटरी वैंग नहीं बल्कि आंट कहा था और अपने नन्हे हाथों से मुझे पकड़ा था, तो उसी दिन मैं उसकी माँ बन गई थी, ना कि केयर टेकर। सो प्लीज़ आप ओयंग को उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके भाई के नाम मत करने दीजिएगा। जिस दिन मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ओसू सच में यहाँ अपनी बहन के लिए आया है, ना कि पैसों के लिए, तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। दूसरी तरफ ओयंग सू से कहती है, मरने के बाद मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी एक शर्त है कि मुझे तुम मारोगे। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम अभी भी मुझ पर शक कर रही हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, पर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं पैसों के लिए आया हूँ। यंग कहती है, हाँ बिल्कुल। सू कहता है, बकवास बंद करो और चुपचाप आज का पूरा दिन मेरे साथ बिताओ। आई एम श्योर तुम्हें मज़ा आएगा। एंड देन खुद से कहता है, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर था, अगर वो फिर से वापस आ गया तो। वेल गाइस, जिन लोगों को भी ब्रेन ट्यूमर होता है, उनकी बीमारी ठीक होने के बाद फिर से कभी भी वापस आ सकती है। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों स्ट्रीट म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे तो ओयंग काफ़ी ज़्यादा डरी होती है, क्योंकि लोग उसे धक्का दे रहे थे। सू कहता है, तुम मरना चाहती हो और फिर भी इतनी डरी हुई हो, बट कोई बात नहीं, आई विल प्रोटेक्ट यू। मैं तुम्हें पीछे से प्रोटेक्ट करूँगा और तुम अच्छे से म्यूजिक एंजॉय करना। बट ओयंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरी होती है, तो वो कहता है, अब डरना बंद भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, रिलैक्स होकर गाना एंजॉय करो। जिसके बाद वो दोनों पूरा दिन साथ में काफ़ी एंजॉय करते हैं। ओयंग बैलून्स मार मार कर सू को पूरा भिगा देती है, तो वो कहता है, आज मुझे पता चल गया, बहना तू देख सकती है। पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए जब ओयंग उसका पानी पोंछने लगती है, तो सू उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। दूसरी तरफ ही सुन हॉस्पिटल जाकर मोचुल के डीएनए रिपोर्ट को रियल वाले ओसू के डीएनए रिपोर्ट से बदल देती है। रात में ओयंग जब कहीं जा रही थी तो सू भी उसका पीछा करता है। काफ़ी देर तक वो बाहर ही उसका वेट करता है, और जब ओयंग वहाँ से चली जाती है तो वो चुपके से अंदर जाता है। ये एक ऐसा रूम है जहाँ ओयंग ने अपनी पुरानी सभी मेमोरीज को संभाल कर रखा है, जहाँ वो अपने भाई और अपनी मॉम के साथ बहुत ही खुश थी। वहाँ काफ़ी सारी कैमरा रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी होती हैं, क्योंकि ओयंग के साथ पूरे दिन में जो कुछ भी होता था वो रात को यहाँ आकर रिकॉर्ड कर लेती थी। यहाँ सू उनके बचपन की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स देखता है, जहाँ दोनों भाई बहन अपनी मॉम के साथ बहुत ही हैप्पी थे। दूसरी तरफ ओयंग को याद आता है कि वो अपनी बैल जो कि उसने सू के साथ आज गेम में जीती थी, उसे वहीं भूल आई है, तो वो उसे लेने वापस जाती है, जहां वो रूम का लॉक खुला देखकर थोड़ा शॉक्ड होती है। दूसरी तरफ जब सू को पता चलता है कि ओयंग फिर से आई है तो वो जाकर पीछे छिप जाता है। बट एज यू नो कि अंधों की आंखें तो नहीं बट बाकी सेंसेस काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। उसे महसूस हो जाता है कि इस रूम में उसके अलावा कोई और भी है। वो कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा इस रूम में कौन है? सू बाहर निकलकर उसे बताने ही वाला था, बट तभी सामने से कैट आ जाती है, तो यंग को लगता है कि शायद यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि बिल्ली है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर सू के जान में जान आती है। दूसरी तरफ जब म्यूंगो को पता चलता है कि सू का डीएनए ओयंग से मैच हो गया है, इसका मतलब वो दोनों सच में भाई बहन हैं, तो ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अभी भी शक था कि सू उसका सगा भाई नहीं है। ओयंग जाते हुए रूम का डोर लॉक कर देती है, तो बेचारा सू पूरी रात के लिए वहीं बंद हो जाता है। और अब क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो रात भर ओयंग की रिकॉर्डिंग सुनता है। ओयंग कहती है, मम्मी सेक्रेटरी वैंग झूठी हैं, वो बहुत ही गंदी हैं। जब हम जापान में थे तो वो मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर गई और वापस आकर डैड से झूठ कहा कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। और जब इस बारे में मैंने डैड को बताया तो उन्होंने कहा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि अब मैं देख नहीं सकती।
बट मैं हल्का हल्का देख सकती हूँ। मैंने सेक्रेटरी वैंग और डैड से झूठ कहा कि मैं नहीं देख पा रही, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा कहूँगी तो वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेक्रेटरी वैंग मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं गई और सभी से झूठ बोलती रही कि हम हॉस्पिटल में ही थे। सो प्लीज़ मॉम वापस आ जाइए। इससे पहले कि मुझे दिखाई देना पूरी तरह से बंद हो जाए, प्लीज़ भाई को लेकर वापस आ जाइए। ये सब देखकर सू को भी उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। सू हीसुन को कॉल करता है तो वो वहाँ आकर लॉक खोल देती है। हीसुन कहती है, जिनसंग ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करने लगे, और अगर करते हो तो करना भी मत, क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ तुम पे है। नेक्स्ट मॉर्निंग सू कहता है, अरे छोटी बहना बाहर आ, देख मैंने ये बेल तेरे विंडो पे लगा दी है और जब भी हवा चलेगी ना तो बहुत ही प्यारी आवाज़ करेगी। दूसरी तरफ ओयंग वॉशरूम में थी और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। सो उसके पास जाकर कहता है, तो ठीक तो है ना, मुझे लगा कि कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि तू काफ़ी देर से कुछ बोल नहीं रही थी। ओयंग कहती है, जस्ट गेट लॉस्ट। वो कहता है, तुम बीमार लग रही हो। वो कहती है, क्या आपको सच में मेरी चिंता हो रही है या फिर आप यही मना रहे हो कि मुझे कुछ हो जाए। जब मेरी आंखें सच में दर्द कर रही थी, मैं ब्रेन ट्यूमर से सफ़र कर रही थी, तब तो आप मेरे पास नहीं आए, और जब आज मैं जाने के लिए कह रही हूँ तो मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। वो बेल बजाते हुए कहता है, मैं यहाँ सिर्फ इसके लिए आया था। हमारे पास साथ में रहने के लिए सिर्फ 2 महीने हैं, बट मेरे जाने के बाद भी ये बेल हमेशा बजती रहेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बाहर वो हीसुन को देखकर शॉक्ड हो जाता है, जो कि फ्लावर्स लेकर आई थी। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। हीसुन ओयंग से चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम भी हमारे साथ प्लांट्स लगाना चाहती हो। एंड देन सू से कहती है, एक्चुअली मैं ओयंग से दोस्ती करना चाहती हूँ। सू जब प्लांट्स लगा रहा था तभी वहाँ ओयंग भी आ जाती है। वो कहता है, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए प्लीज़ कुछ बोलना मत। और हाँ, ये प्लेस मॉम की है, मतलब मेरी भी, सिर्फ तुम्हारी नहीं, क्योंकि यहाँ से हम तीनों की काफ़ी सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। ओयन कहती है, मैं भी अंदर आना चाहती हूँ। रास्ते में वो किसी चीज़ से टकराकर गिरने ही वाली थी, बट सू उसे पकड़ लेता है और कहता है, जब कभी प्रॉब्लम में हो तो तुम्हें लोगों से हेल्प मांगनी चाहिए, कहो हेल्प मी। वो कहती है, हेल्प मी। सू स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। एंड देन उसे उठाकर साइड में बिठा देता है। दूर से ये सब वो दोनों भी देख रहे थे। जिंगसन कहता है, ओए साइको, क्या तू जेलस हो रही है? बट भूलना मत, तू सिर्फ मेरे लिए बनी है। ओयन कहती है, मुझे पता था, जब तुम वापस आओगे तो इस प्लेस का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखोगे। वो कहता है, तुम नहीं भाई बोलो, कॉल मी ब्रदर, और कोरियन में उप्पा। ओयंग एक फूल को टच करते हुए कहती है, ये तो लैम्पसियर है, जिसे लेकर बचपन में मॉम मुझे चिढ़ाया करती थी। आपको ये अभी तक कैसे याद है? जिसे सुनकर सू हीसुन की ओर देखता है तो वो उसे उसी प्लांट की फोटो दिखाती है। एक्चुअली कल रात जब हीसुन लॉक ओपन करने आई थी तो उसे ये फोटो वहीं मिली थी और वो समझ गई थी कि हो ना हो ये प्लांट ओयंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सू कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अपने दोस्तों के कहने पर सू बातों ही बातों में उस चीज़ के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है जिसे ओयंग ने कहा था कि तुम मुझे वो चीज़ ला कर दो और मैं तुम पे भरोसा कर लूँगी। बट यहाँ अभी उसे पता नहीं चलता कि आखिर वो चीज़ है क्या। जिसके बाद वो दोनों साथ में प्लांट्स लगाते हुए काफ़ी इंजॉय करते हैं। सू कहता है, अरे यार मेरे में पानी क्यों नहीं आ रहा। जिनसन कहता है, शायद तुम्हारा खराब होगा। सू जैसे ही उसे देखने लगता है तो ही सुन पाइप में से अपना पैर हटा देती है, जिस वजह से सू भीग जाता है। और फिर क्या था, जिसके बाद वो चारों मिलकर साथ में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सेक्रेटरी वैंग भी ओयंग को इतना खुश देखकर हैप्पी हो जाती हैं। ही सुन जब देखती है कि सू बस ओयंग की ही केयर कर रहा है और उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, तो वो साइड में जाकर कहती है, लगता है यहाँ कोई रूम है। जिसे सुनकर ओसू वाज लाइक, बसकर पगली मरवाएगी क्या।
उसे नहीं पता कि कल रात हम उसके रूम गए थे। सू कहता है तू ये कैसी बातें कर रही है, ये तो बस दीवाल है। वो कहती है अच्छा बस दीवाल। वैसे मेरा नाम ही सुन है, मैं 23 ईयर्स की हूँ, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी? वो दोनों उसे चुप कराने की काफ़ी कोशिश करते हैं, बट लड़कियों को कोई चुप करा सके ऐसा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। ओयन कहती है तुम बहुत ही फनी लड़की लग रही हो, क्या मेरा भाई तुम्हारी बहन को डेट कर रहा था? सू कहता है यंग चलो यहाँ से, तुम्हें ठंड लग जाएगी। पीछे से वो कहती है मेरी बहन मर चुकी है और जब उसकी मौत हुई थी तो तुम्हारा भाई पागलों की तरह रोया था। वैसे क्या तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दोगी? चलो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। ओयन कहती है ठीक है। और बेचारा जिनसंग वॉज लाइक ए मेरे दिल, तुझे इस साइको के प्यार में ही पड़ना था, बचा ले भगवान हमें इससे। दूसरी तरफ हम जिनसोरा को सेक्रेटरी वैंग के पास देखते हैं क्योंकि वो अब उनके कंपनी की न्यू मॉडल है। तभी मोचुल उसे ओसू की फोटो भेजते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा ओसू अभी कहाँ है, क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? रात में ओयंग लॉयर जंग से कहती है मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक नई बिल बनाएं जिसमें मेरे मरने के बाद आधी प्रॉपर्टी मेरे भाई को मिलेगी और आधी प्रॉपर्टी कम्युनिटी सेंटर को। वो कहते हैं ऐसा क्यों, तुम तो सू पर भरोसा भी नहीं करती कि वो तुम्हारा भाई है भी या नहीं, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? ओयंग कहती है नहीं, वैसे आपने अपनी फीलिंग्स के बारे में सेक्रेटरी वैंग को क्यों नहीं बताया? मुझे पता है आप उन्हें पसंद करते हैं। जिसे सुनकर लॉयर जंग वॉज लाइक व्हाट, मैं उसे क्यों पसंद करूँगा? वैसे इस बारे में तुमने उसे बताया तो नहीं ना? ओयंग हंसते हुए कहती है नहीं। मीरा सू से कहती है उप्पा कल हमें पार्टी में जाना है, बट ओयंग जाने से मना कर रही है और अगर वो नहीं गई तो फिर मैं भी नहीं जा पाऊंगी। प्लीज़ क्या आप मेरे लिए उससे बात करोगे, उसे मनाओगे? वो कहता है ठीक है मैं बात करूँगा। सू जब ग्रीन हाउस आता है तो सेक्रेटरी वैंग वहाँ पहले से ही बैठी होती हैं। वो कहती हैं ये प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत हैं, अगर यंग इन्हें देख पाती तो बहुत ही खुश होती। सू कहता है क्या ओयंग की आंखों का सच में कोई इलाज नहीं था? वो कहती है नहीं, अगर कोई इलाज होता तो मैं कब का करा देती। वो कहता है आपने ओयंग की बीमारी के बारे में क्यों मेरी मॉम को कुछ नहीं बताया? वो कहती हैं मैंने बताया था। सू कहता है अच्छा तो आप ये कहना चाहती हैं कि ये जानने के बाद भी कि उनकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। वो कहती हैं जब वो वापस आती तो मैं उसे इस बारे में बताने वाली थी, मैंने उसे कॉल करके बताया था कि यंग बीमार है सो प्लीज़ वापस आ जाओ, बट उसने ये कहकर कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ मेरा फ़ोन काट दिया। शायद उसे ये पसंद नहीं आया कि मैंने उसे कॉल किया था। सू कहता है अगर मैं होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि आपके डाइवोर्स के बाद आपके हस्बैंड की मिस्ट्रेस आपको कॉल करे तो कैसा लगेगा? वो कहती हैं मैंने मिस्ट्रेस नहीं बल्कि ओयंग की केयर टेकर बन के कॉल किया था। मैं एक ऐसी औरत थी जिसे तुम्हारे डैड कुछ रीजंस की वजह से बस एक रात के लिए चाहते थे। डाइवोर्स के बाद उन्होंने ओयंग को अपने पास इसलिए रख लिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद तुम्हारी मॉम अपनी बेटी के लिए वापस आ जाएगी। तुम्हारे डैड चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मॉम से ही प्यार करते थे। इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी मॉम ही उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, बट वो तुम्हारे डैड और ओयंग दोनों को अकेला छोड़कर चली गईं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझसे नफरत करती थी। तब से लेकर आज तक मैं ओयंग की मॉम की तरह जी रही हूँ। मैंने उसे बड़ा किया है, भले ही तुम दोनों नहीं मानते, बट मैं। सू उन्हें रोकते हुए कहता है नहीं आप नहीं हैं, आप हमारी मॉम नहीं हैं, सो प्लीज़ अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। मैं आपको ओयंग की केयर टेकर या फिर लीगल गार्जियन की तरह एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट मॉम की तरह बिल्कुल नहीं। जिसे सुनकर सेक्रेटरी वैंग गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। मॉर्निंग में शू पार्टी में जाने के लिए ओयंग के साथ शॉपिंग करने जाता है। ड्रेस ट्राई करते हुए सू कहता है अगर तुम देख पाती तो पक्का मुझसे यही कहती ओह माय गॉड ब्रदर कितने हैंडसम हैं आप। यहाँ ये दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। सू कहता है एक्चुअली मैंने कपड़े अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए खरीदे हैं। यंग मना कर देती है
वो कहती है मेरे पास ऑलरेडी घर में बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे नहीं चाहिए। बट सू उसे ड्रेसेस ट्राई करने के लिए मना ही लेता है। वो जब रेडी हो रही थी तो सू उसे बहुत ही प्यार से देखता है और जब वो तैयार होकर वापस आती है तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है। वो कहता है तुम बहुत ही प्रिटी दिख रही हो। जब तुम्हारी शादी होगी तो डैड की जगह तुम्हें ग्रूम तक मैं पहुंचाऊंगा। दोनों जब वापस जा रहे थे तो रास्ते में ओयंग कार से उतर जाती है और कहती है मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती। वो कहती है मगर क्यों? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा फर्स्ट लव तुम्हें इस हाल में देखे या फिर तुम्हारे दोस्त तुम पर दया दिखाएं? तुम कब तक ऐसे अकेले जियोगी और लोगों को अवॉइड करती रहोगी? वो कहती है आप जानते ही क्या हैं, वो लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, मुझ पर हंसते हैं। सू कहता है तो फिर उनका सामना करो ताकि वो तुम्हारे पीठ पीछे बातें करना बंद कर दें। वो ओयंग के आंसू पोंछते हुए कहता है मुझे पता है अकेले जीने में कैसा महसूस होता है, सो प्लीज बंद करो। हम 5 मिनट में यहाँ से चलने वाले हैं क्योंकि लेट होना अच्छी बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को पार्टी में देखते हैं जहाँ ओयंग की फ्रेंड्स उससे मिलकर बहुत हैप्पी होती हैं। वेल ये है हमारे ओयंग का फर्स्ट लव जिसकी अब शादी हो चुकी है। वो कहता है मेरी वाइफ का नाम हान्युल है। मैं तुम्हें याद करते हुए एक कम्युनिटी सेंटर में काम कर रहा था और मैं उससे वहीं मिला। ओयंग पूछती है क्या वो अच्छी है? वो कहता है बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है और उसने भी तुम्हारी तरह कई लड़कों का दिल तोड़ा है। ओयंग कहती है व्हाट? बट मैंने तो कभी किसी लड़के का दिल नहीं तोड़ा। वो कहता है तोड़ा तो है मेरा। तुम मुझे हर टाइम इग्नोर करती थी जबकि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ओयंग की फ्रेंड्स भी उसके पास आकर पुरानी बातों के लिए उससे माफ़ी मांगती हैं। सू उसके पास आकर कहता है अच्छा तो वो लड़का है तुम्हारा फर्स्ट लव, क्या वो तुम्हें अभी भी पसंद करता है? ओयंग कहती है हाँ। वो कहता है देखो लड़के जो भी बोलते हैं ना सब पे भरोसा मत कर लिया करो, लड़के अच्छे नहीं होते। जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक अच्छा जैसे तो आप लड़के ही नहीं हो। सभी फ्रेंड्स जब साथ में मिलकर मस्ती कर रहे थे तो सू ओयंग को सामने की एक एक बात एक्सप्लेन करता है ताकि वो भी इंजॉय कर सके। ओयंग पूछती है क्या हो रहा है? सू कहता है तुम्हारी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड मीरा के बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज किया और किस करने जा रहा था तो वो दूर भागने लगी बट उसने उसे ऐसे पकड़ा एंड देन किस किया। वेल ओयंग को अपने इतना पास देखकर सू को कुछ होने लगता है जिसे देखकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। तभी अचानक से यंग को अजीब सा फील होने लगता है तो वो भागते हुए वॉशरूम जाती है। सू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वो कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी। वॉशरूम पहुंचते ही ओयंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। म्यूंगहो भी उसी पार्टी में आता है और सू से कहता है प्लीज मुझे यंग से शादी करने की परमिशन दे दो। तुम्हारे डैड चेयरमैन ने तो ऑलरेडी परमिशन दे दी थी, अब तुम ही दे दो। सू कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें परमिशन देने के लायक हूँ। वो कहता है ठीक है फिर मैं इसे आपकी तरफ से हाँ मानूंगा। प्लीज़ क्या तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मैं ओयंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और अगर आप नहीं गए तो उसके भाई के सामने मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, अजीब। सू जब वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में कॉटन कैंडी की शॉप दिखती है। उसे याद आता है कि उसने यहाँ की फ़ोटो ओयंग के सीक्रेट रूम में भी देखी थी एंड फाइनली सू समझ जाता है कि जिस चीज़ को लाने की ओयंग अभी तक बात कर रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि कॉटन कैंडी है, क्योंकि रात भर उसकी रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसे पता चल गया था कि जब भी वो रोया करती थी तो उसका भाई उसे कॉटन कैंडी देकर चुप कराता था। सू जब कॉटन कैंडी लेने शॉप जाता है तो वो देखता है कि दुकान तो बंद है। तभी सामने उसे 2 बच्चे दिखते हैं जिन्होंने कॉटन कैंडी ली हुई थी तो वो उनके पीछे भागने लगता है। वेल क्योंकि सभी के पेरेंट्स ने सिखाया होता है कि किसी अजनबी से बात मत करना और अगर वो कुछ खाने को दे तो बिल्कुल ही मत लेना, इसीलिए वो दोनों बच्चे भी उससे दूर भागने लगते हैं। सू कहता है अरे रुको तो, मैं कोई गंदा आदमी नहीं हूँ, मेरी बात तो सुनो। ओए कॉटन कैंडी रुक भी जाओ। म्यूंगहो सू के पास जाकर बैठता है तो वो कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मेरे भाई के आने के बाद तुमसे तुम्हारी पोजीशन छिन जाएगी?
क्योंकि तुम अचानक मुझ पे काफ़ी ध्यान देने लगे हो। वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा सोचता था कि हमें साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओयन कहती है, तुम सिर्फ सोचते थे। इंगेजमेंट के बाद हमने साथ में कभी चाय भी नहीं पी, डेट तो दूर की बात है। इससे पहले कि म्यूंग हो कुछ बोल पाता तभी वहाँ सू आ जाता है और कहता है, आई थिंक ओयन को ऐसे अकेले छोड़कर मेरा जाना ठीक नहीं होगा। ओयन कहती है, बट तुम तो चले गए थे, एंड वहाँ से जाने लगती है। म्यूंगो भी उसके पीछे जाता है, बट सू उसे रोकते हुए कहता है, जस्ट वेट फॉर 2 months, बस 2 महीने के लिए रुक जाओ, मैं वैसे भी चला जाऊंगा। बाहर आकर सू उसे कॉटन कैंडी देता है, जिसे देखकर ओयन हैप्पी हो जाती है और कहती है, आपको याद था? सू कहता है, बचपन में हम जिस शॉप जाया करते थे वो बंद हो चुकी है, इसे लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो कहती है, ये तो बहुत छोटी बात थी, मुझे लगा आप इसे भूल गए होंगे। वैसे क्यों ना हम उस रिवर चलें जहाँ बचपन में हम मॉम के साथ जाया करते थे। थोड़ा सोचने के बाद सू को याद आता है कि जिंगसंग ने उसे बताया था कि रियल ओसू ने मरने के बाद अपनी अस्थियां इसी नदी में बहाने को कही थी। दैट्स वाई वो समझ जाता है कि ओयन किसी और नहीं बल्कि उसी नदी की बात कर रही है। सू कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। वेल, कॉटन कैंडी खाते हुए वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। दूसरी तरफ म्यूंग हो ओसू के बारे में पता लगाने उसके पुराने घर जाता है, जहां अब मोचुल रह रहा है। वो कहता है, क्या ये ओसू का घर है? मोचुल कहता है, तुम किस ओसू की बात कर रहे हो? वो ओसू जो सबको लूटता है, या फिर वो ओसू जो पियल ग्रुप का इकलौता वारिस है? जिसे सुनकर म्यूंगो भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यहाँ दो दो ओसू हैं। वहीं वो दोनों जब रिवर साइड पे होते हैं तो सू कहता है, यंग, ध्यान से, पानी के ज़्यादा क्लोज मत जाना, बी केयरफुल। ओसू जब पानी में पत्थर फेंक रहा था तो यंग को याद आता है कि बचपन में उसका भाई भी ऐसा किया करता था। वेल गाइस, कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोगों ने पानी में ऐसा पत्थर फेंकने का ट्राई किया है। मैंने तो बचपन में बहुत किया है, जब मैं गांव जाती थी। पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए ओयंग धीरे धीरे पानी में जाने लगती है। ये जब सू देखता है तो उसे लगता है कि शायद ओयंग अपने आप को मारने जा रही है, क्योंकि इससे पहले कई बार उसने अपने आप को मारने की कोशिश की है। वो भागते हुए उसे बचाने जाता है एंड पानी से निकाल कर बाहर लाता है। वेल, सू अभी इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो ओयंग को एक चाटा मार देता है। यंग याद करती है कि बचपन में उसके भाई ने भी उसे मारा था जब वो पानी के अंदर चली गई थी। भाई कहता है, मॉम ने पानी के अंदर जाने से मना किया था ना। सू को जब होश आता है कि अरे उसने ये क्या कर दिया, तो वो ओयंग को सॉरी बोलता है एंड उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। ओयंग उसका फेस टच करते हुए कहती है, मैं अपने भाई का फेस देखना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे इसे देखने दो। वेल गाइज, आपको तो पता ही होगा कि ब्लाइंड लोग देखकर नहीं बल्कि छूकर देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।